Professor Dr. Muhammad Furqan Sahab, the former Vice Chancellor of Linga University, former Vice Chancellor of Maulana Jawahar University, Director General of LR Group of Institutions, and the alums of Aligarh Muslim University, and former Principal of Department of former Professor of Department of Entomology, Dr. Y.S. Parmar, University of Horticulture. So I would like to invite our Honorable Chief Guest with my own couplet. तेरी झील जैसी आंखें तेरा नरम नरम लहजा, तेरी झील जैसी आंखें तेरा नरम नरम लहजा, तू जिसे करे मुखातिब वो नशे में डूब जाए। जी 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 पता नहीं सिर्फ आंखों की बात करिए, बाकी भी कर लेते नहीं वो तो पता पड़ जाए ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर। मैं भी चंद बातें कर लेता हूँ, है ना? ठीक है। अच्छा, अलीगढ़ में तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं अपने मकतब में आ गया हूँ, और तालिब इल्म की हैसियत से ही बात करूँगा। आप इत्तफाक समझिए कि पिछले दिनों में 1 महीने पहले जिसका सिंह साहब जिक्र कर रहे हैं, बघेल साहब भी थे, कुछ सियासी मसला चल रहा था खैर की सीट के लिए, तो फर्स्ट टाइम जो है रफ़ा साहब से इत्तफाक हुआ बात करने का, तो घर तशरीफ बुलाए इन्होंने, फिर हम लोग गए वहाँ, ज़ाहिर तौर पे बातें हुई, होते होते कुछ और बातें हुई, तो उसमें शायद उनको ऐसा लगा कि मैं कुछ अच्छी बातें जानता हूँगा, और शायद उसलिए इन्होंने मुझे यहाँ दावत दे दी और मैं आपके रूबरू हाजिर हूँ। देखिए, जो आदमी जिस माहौल में रहा, सर्विस की, पढ़ा लिखा, वो आम तौर पे उसी की बातें करते हैं। विजेंद्र सिंह साहब ने जो बातें की वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, और उसकी तह में जाके जो एक साइकोलॉजी है पॉलिटिशियंस की, क्रिमिनल्स की, और जो भी उसमें अच्छे लोग होते हैं शहर में, सिविल सोसाइटी की बात की, मैं उनसे इसलिए बहुत ज़्यादा मरहूब हूँ, उनसे खूब सारी बातें होती रहती हैं मेरी, और बहरहाल लिटरेरी तौर पे हमसे कहीं ज़्यादा है। बुनियादी तौर पे मैं साइंटिस्ट हूँ, और पब्लिक में मेरा बहुत ज़्यादा रब्ज़त नहीं है। पोजीशन के एतबार से कहीं कहीं जहाँ भी मौका मिला, और बात करने का तभी मिला जब बिल्कुल मैं थक जाता हूँ, जैसे आज भी थक गए। तो हाँ, वाकई। और कुछ दिनों पहले मैं कैराना में था, 6 तारीख को मैं खतौली में था, आप जानते हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, नसीर साहब के यहाँ। सहारनपुर में 17 अक्टूबर को था। तो जहाँ भी चीफ गेस्ट होंगे उनकी बारी बहुत बाद में आती है, और लोग थक जाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते, लेकिन जो बातें करने की करीब करीब सब बातें इन लोगों ने कर दी, मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है, और चूँकि उसको रिपीट करना भी मुनासिब नहीं है। और कुछ जो भी मैं सबको मैं देख रहा हूँ, चंद लोग हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मेरे हॉस्टल के साथी हैं, मैं सुलेमान में था, आप एसएस हॉल में रहते थे, कॉमन फ्रेंड्स थे हमारे, फारूक कमर साहब के, फिरोज़ साहब तो हम कंपाउंड में भी साथी रहे, और ये तो हमारे उस्तादों में से हैं। अलबत्ता मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन उस्ताद कैटेगरी में असातिज़ा कराम है, माशाल्लाह से बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं शमीम साहब की। तो मैं कहूँ क्या, मेरे लिए क्या बचा? तालीम की बात सब हो गई है, जो बुनियादी ज़रूरत है हमारी कौम की, और तालीम पाना, महज तालीम पाना यानी क्वालिफ़िकेशन ऑफ नॉलेज, डिग्री ऑफ नॉलेज is a degree of knowledge which is not implemented in the society, which is my personal knowledge. I can share this knowledge to anybody. That may be share with the farmer, the vendors in the market, or anybody, maybe the laborers making the house in the society. वो नॉलेज है, दैट इज़ डिफरेंट। लेकिन तरबियत के साथ जो तालीम पाना, वो अलीगढ़ ही की तहजीब हो सकती थी। मैंने इससे अच्छा कोई इदारा कहीं नहीं देखा। मैं सोलन गया, अलीगढ़ में ही रहा, और बहुत वक्फा गुजारा, हॉस्टल में ही मैंने 16 साल गुजारे, और 3-4 इंटरव्यू दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे एक प्रोफेसर थे, बहुत ही बेहतरीन आदमी, छोटे से कद के, बॉटनी में थे, अलबत्ता मैं ज़ूलॉजी में था। उन्होंने मुझे आवाज़ दी, जामुन के पेड़ के नीचे निकल रहे थे हम लोग, चाय पीने के लिए जा रहे थे,
मैं जोलॉजी में पीएचडी किया, 79 का पीएचडी है मेरा। तो मैंने एक दो इंटरव्यू दिए, एक हामिद साहब के ज़माने में दिया और उससे पहले बाद में जो है महमूद रहमान साहब के ज़माने में भी इंटरव्यू दिया। थोड़ा सा वाक़या बताऊंगा, चूँकि चीज़ें सीखने के लिए हम बेसिकली अक़लियत की बात कर रहे हैं, हम मुसलमान की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हर मुसलमान जो है वो हल्का है या बहुत वज़नी है। जो हमारा यहाँ का एक दस्तूर बन गया है अलीगढ़ का, वो मुस्लिम उसी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं यूनिवर्सिटी में, वो उनकी प्रायोरिटी भी समझते हैं, उनके बच्चे भी सुपीरियर समझते हैं अपने को। और जो बाहर से जो बच्चे आते हैं वो भी मुस्लिम ही हैं, तो उनके मुकाबले में उनको तरजीह नहीं दी जाती। और मैंने ये चीज़ बहुत करीब से महसूस की, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। तो असरार हुसैन साहब बोले मुझे, कहले हकीम जी यहाँ आओ, लुकमान की वजह से। तो मैं उनकी तरफ को रजू हुआ, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा चाय पीने जा रहे हैं। कहने लगे ठीक है, ऐसा है तुमने इंटरव्यू दे लिया, तुम्हारे यहाँ सिलेक्शन नहीं हो सकता, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो भी उनको पता होगा, जोलॉजी बॉटनी का सभी लोग साथ मिलते थे। शेरवानी साहब, मुजम्मिल मंजिल रहमतुल्लाह साहब, उनसे मैं बहुत क़ुर्बत थी मेरी, उनके साथ उठना बैठना था। बहुत सारे टीचर भी आते थे, उनसे भी सिफारिश लगवाई, वो भी काम नहीं आई। तो फिर उसके बाद जो है मैं दिल्ली चले गया, पूसा इंस्टीट्यूट में। मैं एक ऐसे इदारे में गया जहाँ मुसलमान तलाश करने से भी नहीं मिलता, और इत्तेफाक से मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो वहाँ रहते रहते मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से ICR के अंडर में सिलेक्शन हुआ, जिसकी पोस्टिंग सोलन में थी और सेंट्रल गवर्नमेंट का था। जब मैं वहाँ गया तो मैं कुछ अच्छी बातें बताऊं, जो हिंदू मुसलमान से नहीं, इंसानी तौर पे बता रहा हूँ, जो हर आदमी पर अपना एक्सपीरियंसेस बताते ना। तो जब मैं दिल्ली में था तो मुझे 5 साल PhD करे हो गया था। 79 से 84 तक मैं यहाँ रहा, और 84 में अक्टूबर में दिल्ली गया, और वहाँ कुछ महीनों के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। असरार साहब की बात क्यों पसंद आई कि अलीगढ़ से जब आप निकलेंगे तो नौकरी आसान हो जाएगी, इस पर जो चाहे आप समझ लीजिए, मैं तो समझ रहा हूँ। तो जब मैं सोलन गया तो सुबह का वक्त था, 7 बजे। मैं अपना एक अटैची एक बैग लेके गया और बस से उतरा। पहले तो कालका गए, वहाँ से बस से गए। तो वहाँ एक मस्जिद है, बिल्कुल सामने नज़र आती है, और उसके नीचे कुछ दुकानें हैं मस्जिद की। तो वहाँ एक साहब सुबह सुबह सामान झाड़ रहे थे और सामान लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर से आया हूँ, तो क्या चाय वाय का इंतज़ाम हो सकता है? उसने कहा आप थोड़ा रुकिए। और उसके बाद जो है मैंने कहा कोई रेस्टोरेंट होगा, होटल होगा, मैं वहाँ चले जाऊँगा। तो कहला हाँ ये है, उसने नाम बता दिया। मैं गया तो जो असल चीज़ है साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आज तक नहीं भूला। मैं जो एक अपना किताबचा लिख रहा हूँ उसमें उसका जिक्र किया मैंने। वो कहने लगे, मैं उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ तो ये मेरी अटैची रखी हुई है। तो बड़ा हैरान हुआ। पहाड़ी आदमी बड़ा ईमानदार होता है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, चोर डकैती तो है नहीं, ज़ीरो वहाँ पर जो है क्राइम रेट है। कहने लगे आप बाहर से आए हैं? मैं कहा हाँ। अच्छा कोई बात नहीं। एक उन्होंने एक इशारा किया तो मैं गया, वहाँ मुझे चाय नहीं मिली। मैं आया और आने के बाद जब मैं वहाँ पास आया तो कहा आप रुकिए। वो अपने घर जाके घर से एक मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ गए सुबह सुबह। हाँ, तो फिर उसके बाद कहा बैठिए और अभी आपकी बस आएगी यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यहीं से मैं आपका सामान रखवा दूँगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इसमें कि वो उस वक्त से लेकर आज 41 साल हो गए, जब भी मैं वहाँ से गुज़रता हूँ वो मुझे खड़ा होकर सलाम करता है। और कम से कम उसने जितने भी लोग होंगे, उसको क्या मालूम मैं मुसलमान हूँ क्या हूँ, बस एक इंसानी फिराज था। और उसके बाद जो है उनसे वो ताल्लुक़ रहा। तो हमारा मसला यह है कि ये जो माहौल ख़राब क्यों हुआ, ये है असल चीज़ जो आप लोग सब जिक्र ही करें के बाद है। तो मैं अकेला मुसलमान टीचिंग में,
और मेरे से पहले वहाँ एक शुजात हुसैन जाफरी साहब है, जिनका घर जो है यहीं पर है, इकरा कॉलोनी के पास में। उस जगह का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, सड़क के किनारे घर है उनका। वो वहाँ इंजीनियर थे और वो यहीं अलीगढ़ के रहने वाले हैं, रहमान साहब के साहबजादे थे, उन्हीं के भाई यहाँ लाइब्रेरी साइंस में है। तो कोई मकान ही ना मिले, जहाँ भी जाए कोई ना मिले। और जब उनसे वो जहाँ भी मिलता था तो वो राज़ी होते थे, और जहाँ नाम पता होता था तो वो मना कर देते थे। तो इस तरह से तो वहाँ पर जो आरएसएस की बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आरएसएस का एक रुख तो ये है जो आजकल है, इस पर गौर करें आप। लेकिन एक रुख वो भी है, जब आपके कांटेक्ट में आएंगे तो वो बेहतरीन इंसान होंगे। आरएसएस का मतलब ये तो है नहीं कि सारे कसाई हैं। तो आरएसएस के भी जो फिलॉसफिकल थॉट्स हैं, अगर हम इंटरेक्टिव होंगे तो यकीनी तौर पे उनमें रद्दोबदल होगी, और हुई। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि उस यूनिवर्सिटी में रहते हुए मेरा नाम नहीं जानता कोई, मुझे एमएल खान करके बोलते हैं, डॉक्टर खान करके पूछोगे तो कोई भी बता देगा। तो आप इस बात पे यकीन कर लीजिए कि पूरे सोलन में, बाद में पूरे हिमाचल में, अल्लाह का शुक्र है, तो इस तरह से मामला बनता चला गया कि उसमें चीफ मिनिस्टर चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो नाम से पहचानने लगे, मशवरे लेने लगे। और उसमें ऑल इंडिया रेडियो से टीवी पे आके, यानी एक साल में 4 मीटिंग हो सकती है, 90 दिन में 2 मीटिंग नहीं हो सकती, तो वो भी होने लगा। बोर्ड में भी डाल दिया गया। और वो किस लिए हुआ? मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि मैं अगर अलीगढ़ नहीं पढ़ा होता और जो अच्छे असातिज़ा कराम नहीं मिले होते, अच्छे दोस्त नहीं मिले होते, तो बहुत मुमकिन है हम में वो हुनर नहीं होता जो लोगों को बहुत पसंद है। तो उससे इतना ज़्यादा हुआ कि डायरेक्टर वगैरह मुझसे फ़ोन करके कहते हम आपके पास आ रहे हैं, चाय पियेंगे। आप यकीन करेंगे कि डीएम ये कहता था, ये एसएसपी वगैरह, कि डॉक्टर साहब आपके पास फ्री हो तो आइए बैठ के चाय पियेंगे। और अलीगढ़ का निज़ाम आप देखिए या यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का देखिए, तो मैं तो समझता हूँ कि खुदा का बहुत शुक्र था कि एडमिनिस्ट्रेशन में मिला। वो चीज़ें होते होते वो आगे निकल गई। एक चीज़ जो मुझे नहीं कहनी थी, लेकिन वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें अपनी गलती भी देखनी है, हमें अपने दामन को भी देखना है। हमने अंदाज़ा ये लगाया कि जहाँ हम बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जानते हैं, वहाँ हमारे अंदर जो ख़राबी है हम उसको छिपाते हैं। हाँ, आप चूँकि सब हम अपने भाई हैं और मुझसे बड़े ही हैं माशाल्लाह से, आप मेरे बराबर के भी हैं, लेकिन हमें यकीनी तौर पे ये भी देखना है कि हमारे अंदर जो ख़राबियाँ हैं, यानी थोड़ी छोटी बीमारियाँ हैं, उसकी दवाई, उसका ट्रीटमेंट भी हमको ज़रूरी करना पड़ेगा, और वो हम नहीं करना चाहते। हम जो है हिपोक्रेट्स हैं बेसिकली। हम एक वक्त में एक चीज़ को पसंद करते हैं और दूसरी तरफ से अगर हमें कोई पैम्पर कर दे या थोड़ा सा कुछ ऑफ़र कर दे, हम उसकी बात भी मान लेते हैं और अपने लोगों में ख़राबियाँ खुद ही बता दे, उजागर कर देते हैं। तो जो वफ़ के साथ ताल्लुक़ से फुरकान भाई ने जिक्र किया, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, उसको अपने स्टाफ, अपने लोगों तक ही ठीक है कि हम लोग खुद भी इस चीज़ को नहीं कर रहे ठीक से। मैं कैराने में गया और बहुत बड़ा जलसा हुआ, 5-6 हज़ार से लोग ज़्यादा थे उसमें। मुझे नहीं मालूम था कि उसमें उलमाए कराम भी होंगे जो उन्होंने बुला रखे थे। मुझे तो ये कहा कि आपको कुरान और साइंस के ऊपर बोलना है, तो मैं साइंटिस्ट की नज़र से, उन्होंने सोचा कि शायद मैं स्कॉलर हूँ। आई एम नॉट इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन जो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो देखिए जो आलिम है उतना तो हम नहीं जानते, लेकिन मफ़हूम तो हम बता ही सकते हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया। तो वहाँ पर जो भी लोग थे, आप मेरी बात का यकीन करिए, जब मैं स्टेज पे गया, मैं उनको सलाम किया तो उन्होंने मेरा ठीक से सलाम नहीं लिया, क्योंकि मैं पैंट शर्ट में था, मेरे सर पे टोपी नहीं थी, मेरे दाढ़ी नहीं थी, और उन्होंने ये सोचा ये कोई गैर मुस्लिम होगा। भाई इस्लाम का तो कोई ड्रेस कोड नहीं है ना, लेकिन उन्होंने ये समझा होगा, पूरा मुसाफा नहीं मिला, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद जो है जब मैं बैठ गया और उनकी तकरीरें शुरू हुई, और जो वही तकरीरें जो आप सुनते रहते हैं जलसों में, कोई उसमें बुनियादी जो प्रैक्टिकलिटी की बात है वो नहीं है। और साहब वो लंबी लंबी बातें होती रही, और एक एक करके वो जाते रहे।
साहब मुझे कल जाना है, मीटिंग में जाना है, माजरत चाहता हूँ वगैरह कह के चले गए। मैंने सोचा कि जब सभी लोग चले जाएंगे तो मेरी सदारत का फ़ायदा क्या। जिनको मुझे बताना होगा, जो कुछ सुनने वाले होंगे, वो तो सब निकल जाएंगे। रात के 12:30 बजे मेरा मौका मिला। हाँ, तब तक आदमी सोना भी शुरू कर देता है और पूरा उनका दिमाग पूरा भर गया होंगे सब। तो मैंने यही कहा कि भाई मुझे लगता है कुछ गुंजाइश नहीं है, सब ऊपर तक भर गया होगा, तो मैं जल्दी से 2-4 बातें कहता हूँ। एक तो ये कि आपका इंतज़ाम ठीक नहीं, दूसरा ये कि ये तरीका भी ठीक नहीं, शॉर्ट कर रहा हूँ। तीसरी बात ये कि आपने मुझे बुलाया क्यों, मैं तो आलिम नहीं हूँ। आपने जिस मकसद से बुलाया, जिनको सुनाना था वो तो सभी चले गए। अब ये जो किसान लोग बैठे हैं बेचारे, कारोबारी दुकानदार हैं, अब वो क्या करेंगे और उस पर अमल कितना करेंगे, उनकी तो पकड़ ही नहीं लोगों में। ठीक है, जैसे आपने कहा, अभी आपने भी कहा कि हमारे जो प्रोफेसरान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी कौम को आगे लाएं। तो कौन लाएगा आगे? आप भी बूढ़े हो गए सब, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो हमारे जो बच्चे हैं, हम गांव से आए और जहाँ शहर में नौकरी मिली वहाँ अपने घर बना लिया, अपने भाइयों से दूर हो गया, अपने अजीज़ों से भी दूर हो गए। और उसके बाद जो यहाँ के लड़के थे हमारे पढ़ लिखे बड़े, जिनकी वजह से आपने घर बनाए बड़े बड़े, और वो लड़के जो हैं जापान, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड उधर खिसक गए। अब आप जो है, मैं और हमारी बीवी रह गए, एक खाना बनाने वाली बेचारी आती है। तो उसके बाद जब वो गुज़र रहे हैं, जब वो वफ़ात पा रहे हैं, तो फ़ोन कर कर के बुला रहे हैं उनकी तकरीब के लिए। आपका अजीज़ ही कोई नहीं है, आपके दोस्त कोई पास में नहीं है। तो इस तरह से जो माहौल ख़राब हुआ हमारा, वो उसको तो आप संभाल ही नहीं रहे। और हम जो यहाँ भी बात कर रहे हैं उसका अमली तौर पे कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। कोई अमली हल अगर हो तो मुझे बता देना आप। तो मैं जानबूझ के ये बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है जो हो चुका, लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ कि मैं सोलन से रिटायर हुआ। जो भी मुझे पैसे मिले, मेरे दिमाग में आ कि मैं अलीगढ़ में अपना घर बना लूँ। और हमारे फ़िरोज़ भाई उसका एक पार्ट है, जो हमारे एक ज़मीन का टुकड़ा है। तो हमारी बीवी का ये कहना था कि सन 68 से हम गांव से निकले, मतलब मैं निकला, वो तो बाद में शादी होके आई। अलीगढ़ रहे 15 साल, और उस 15 साल हम असारा में जहाँ पैदा हुआ, हाई स्कूल किया, 15 साल यहाँ, 30 साल, और सोलन में नौकरी मिल गई 30 साल, 31 साल, और कहीं सारी उम्र तो बाहर ही रहे। तो आप अलीगढ़ में घर बनाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? हम तो अपने भाइयों से दूर हो गए, बहनों से। जब गुजरने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या हमारा नस्ब होगा? इसलिए हम तो यहीं बनाएंगे। तो मेरा मतलब यहाँ कहने का यह है कि ये प्रैक्टिकलिटी की बात हो रही है, तो जो कैसे जुड़ेंगे आप अपने लोगों से? मैं जुड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ आपको। आप यकीन जानिए, जितने भी किसान लोग, उनके बच्चे पढ़ने वाले, वो मुझसे आते हैं, कहाँ एडमिशन लेना है, हमारी कहीं मदद करनी है, किसी की नौकरी के लिए करनी है। फिर वो सीखते हैं, हम उनको बता रहे हैं। जो हमने यूनिवर्सिटी में रह के औरों को पढ़ाया और बाकी लोगों से जो तजुर्बा हासिल किया, अपने लोगों को जब तक शेयर नहीं करेंगे तो वो पहुंचेगा कैसे वहाँ तक? हमारे यहाँ का प्रोफेसर कोई भी हो, चाहे, मैंने तो अपनी आँख से देखा हुआ है। अगर हम किसी प्रोफेसर बहुत मोहब्बत करते थे, वो भी हमको बहुत मोहब्बत करते थे, अगर हम कभी उनसे मिलने के लिए जाएं तो ऐसा लगता था चाय पी के साथ 1-2 बिस्किट खा के जैसे बहुत एहसान कर दिया हमारे ऊपर। तो जब हम बात तो कर रहे हैं बहुत ही यानी आप समझिए जो मैं कह रहा हूँ, ज़हनी तौर पे जो बैक ऑफ माइंड में ये है कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नमाज रोज़े की बात करते हैं, हम बराबरी यकसानियत की बात करते हैं। जब हम इतना फ़र्क यहीं रखेंगे तो उन लोगों से आप कैसे करीब आ जाएंगे जो आपसे दूर हैं, जो आपका वेंडर है, जो आपके लोग मजदूर हैं, उनको आप कैसे गले लगा लेंगे? बिल्कुल नहीं लगा सकते। सिर्फ कहने की बात है सिर्फ। तो मैं अपनी आँख से देखा हूँ उन चीज़ों को। कुछ लोगों, आप सब लोग जानते ही हैं, थोड़ा बहुत तो पहचानते हैं, फला के यहाँ बैल लगाया, सलाम किया, किससे मिलना? अरे भाई जिस घर पे गए उन्हीं से तो मिलना है। तो अच्छा आपका नाम क्या है? लुकमान है। अच्छा भाई वो तो है नहीं, वगैरह वगैरह। तो अब आप ये सोचिए कि आप इतना फ़र्क रख रहे हैं तो आप कैसे करीब ले आएंगे?
और दूसरी बात, अभी पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही हैं, मुझे इसमें किसी हद तक सच्चाई लगती है, लेकिन मैं उस पर दावा नहीं कर सकता ऐसा होगा। अभी जो आपने जिक्र किया, हुजूर साहब ने कुंदरकी का जिक्र किया, मैं तो रामपुर में रहा हुआ हूँ आदमी, मैंने पूरा हल्का देखा हुआ है, मुरादाबाद भी, अमरोहा भी, कुंदरकी भी, सब देखा, शाहबाद भी, सब जगह देखा है। लेकिन आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखिए, कहने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, आपके वालिदैन फ्रीडम फाइटर थे, आपके दादा ये थे, होंगे, आप इस पर गौर करिए, होंगे। हमें नहीं चाहिए आपकी फ्रीडम फाइटर, आपकी सर्विसेज जो भी नेशन को, वी डोंट बिलीव इन वॉट एवर योर forefather did for the freedom of India, for the movement, nothing, we don't want it। आप खामखा रोज़ाना गाते रहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आज की हालात में इस रेफरेंस में आप क्या कर सकते हैं, हम बता दें, कुछ नहीं कर सकते। वी हैव टू लिव विद डिस्क्रिमिनेशन। जब ये जहन में आ जाएगा तो आपको तकलीफ़ें कम हो जाएंगी। इस पर गौर करें आप। जब आप ये सोच लेंगे हमारे साथ ये होगा ही होगा, हो रहा है, तो इसके निकलने के लिए क्या है कि आप बेहतरीन तालीम याफ्ता बन जाएं, अपने बच्चों को तालीम दें। और जब तक आप उसमें नहीं आएंगे, आपका एडमिनिस्ट्रेशन में पकड़ नहीं होगी, आज का पकड़ नहीं होगी। 51 IAS हुए, एक भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है किसी भी जगह, क्या फ़ायदा क्लर्क बनने से। IPS बहुत सारे हैं। अभी वही कुंदरकी की लड़की जो हिमाचल की है, मैं तो उससे मिलता रहता हूँ, मुझे मालूम है। उससे पहले जो है अंजुम है वहाँ पर, वो थी, वो जो है कॉम्प्लेक्स में है, ट्रेनिंग सेंटर पे है। कोई नहीं है। आप बता दीजिए, आपके जहन में कोई हो तो बता दीजिए। तो कुल मिला के जब एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में नहीं है, मीन्स पॉलिटिकल पावर आपके पास नहीं है। और अभी विजेंद्र जी ने बताया 131 से जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जो बैकवर्ड MPs हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोल सके। 10% क्रीमी लेयर पे, रिजर्वेशन पे किसी ने कोई लफ्ज़ नहीं बोला। अरे भाई, गवर्नमेंट जिसकी होती है ना वही चलाता है। और जहाँ तक बात है, मैं कितनी जगह बोलता हूँ, अक्सर बोलता रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं कि मुसलमान इतना नहीं जानता कि वो बैंक में क्लर्क न बन सके। जो टोल प्लाजा हैं जगह जगह, वहाँ तक भी आपका बच्चा नहीं हो सकता क्या? नीचे से नीचे आ जाइए आप। बैंक में आपका कोई बच्चा नहीं है, कोई हो तो इक्का दुक्का मुझे बता दीजिए। आपका जितने भी आपका कचहरी हैं, सॉरी ये तहसील है, रेवेन्यू है, ये ADI पास में है, कोई होगा तो मुझे बता दीजिए, आप हो तो बता दीजिए। तो जब ये एक माइंड सेट हो गया कि हमें आपको रिप्रेजेंटेशन देना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कि कुछ नहीं है तो आप बिज़नेस में आइए, लेकिन पढ़ा लिखा हो के बिज़नेस में आइए, पैसा कमाइए, उस पैसे को तालीम में लगाइए, गरीबों को मदद कीजिए, अपने माँ बाप पे खर्च करिए। जब पैसा ही नहीं होगा तो आप उनको हज भी नहीं करा सकते, आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, आप ज़कात नहीं दे सकते। तो कहीं ना कहीं तो आपने जायज़ तरीके से कमाना पड़ेगा ना। और दूसरी बात ये कि जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जब आपकी पहचान होगी, आपके मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, विजेंद्र जी की भी कोई इज़्ज़त नहीं है, आप लोग की किसी की इज़्ज़त नहीं है। वो इज़्ज़त आपकी तालीम की है, आपका जो चेहरा है, आपका जो आपके अंदर कशिश है, वो जो रूह है आपकी ओरा, वो उसकी कदर है। मैं आपको बता दूं, कोई नहीं पूछता, हमसे खूबसूरत, हमसे पैसे वाले, हमसे ज़्यादा प्रॉपर्टी वाले लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप ही की क्यों इज़्ज़त है? क्योंकि आप तालीम याफ्ता हैं। आपने मुझे भी शायद इसीलिए बुलाया कि मैं वाइस चांसलर था, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँगा इनकी नज़र में। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। अलीगढ़ में आके मैं हमेशा अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ, और मैं इससे ज़्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं। बल्कि जब आप लोग आके यहाँ बैठ रहे थे, माशाल्लाह से खूबरू आदमी, मैं सोचा था मैं बात करूँगा तो क्या करूँगा, है ना। लेकिन मैंने तो इसमें काफ़ी लिखा हुआ था, उस पर तो मैंने एक भी लाइन नहीं बोली, क्योंकि जितनी बातें आप सब ने की और आप लोग की वो इतनी हो चुकी थी, उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सच्चर कमेटी की बात है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा सा एक हल्का सा रेफरेंस दे रहा हूँ। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो पूरे स्टेट्स में, पूरे भारत में गई जगह पे, वो हिमाचल भी आई। ये है असल चीज़ों बताने की।
तो शिमला हेडक्वार्टर है, वहाँ गई। चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोटोकॉल में ISPCs जो थे उनकी ड्यूटी लगा दी। इस पर गौर करने की बात है। उनको सोलन में भी विज़िट करना था, शिमला में भी करना था। हॉलीडे इन होटल में एक 5 स्टार वहाँ मीटिंग थी, मुझे भी उन्होंने बुला लिया। जो असल चीज़ है वो है, मैं तालीम के दायरे से बात कर रहा हूँ। वहाँ पर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो जो रजिस्ट्रार आते हैं वो हमेशा PCSE लोग आते हैं, कोई ऐसे स्टाफ के नहीं होता है। तो जो वहाँ PCS आके रजिस्ट्रार हो गया वो बाद में DM बने ऐसे हुए, सबसे ताल्लुकात होता था। अब JPC जब आई, अब उनको खलबली मची कि यार हमारे पास कोई मुस्लिम तो है नहीं जो इनके सामने आके मुसलमानों की प्रॉब्लम्स पे बात कर सके। इस पर गौर करिए। मैंने बताया कि मैं अकेला मुसलमान था। वहाँ 3 जो है ISPCs थे, वो गवर्नमेंट के आदमी थे, वो हो नहीं सकते थे। 2 उसमें फॉरेस्ट में थे, वो भी अलीगढ़ के ही थे, ठीक है। एक बदरुल इस्लाम साहब थे, आप जानते हैं, और एक मनमोहन थे, तो मनमोहन का तो आना नहीं था। और वहाँ का जो एक वो DM थे, उन्होंने सुझाया कि लुकमान साहब को कांटेक्ट करो। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मुझे बुलाया, और वहाँ पर 150-200 बेचारे अनपढ़ मुसलमान जो वहाँ कारोबारी लोग हैं मौलवी के साथ वहाँ आ गए। ठीक है, मैं तो डिस्टर्ब हो जाऊँगा, जल्दी ख़त्म कर लूँ। एक सिलसिला बना हुआ टूट जाएगा। तो वन फाइन मॉर्निंग मेरे पास DM का फ़ोन आया, चूँकि वो रजिस्ट्रार रह चुके थे ऑलरेडी। कहने लगे डॉक्टर साहब कहाँ हो? मैं कहा यूनिवर्सिटी में ही हूँ। कहने लगा अगर मुमकिन हो तो आप शाम को हमारे साथ चाय पीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं आता हूँ। तो शाम को 5 बजे हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, DC ऑफिस, वहाँ DC बोलते हैं DM को, डिप्टी कमिश्नर। तो वहाँ मैं पहुँचा और वो बहुत अच्छे से मिले। ऐसे कहले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे JPC की मीटिंग आया और उसमें आप आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इस मुद्दे पे बात करनी। मैंने कहा ये कॉपी मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ लूँगा, अंदाज़ा हो जाएगा उसमें। तो खैर उन्होंने कॉपी मुहैया करा दी, मैंने पढ़ा। और आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट्स होता है। ऐसा नहीं कि हमें सुरखाब के पढ़ लगे थे, क्योंकि वो मौका ऐसा है, ऐसी जगह पे था कि वहाँ कोई चिराग ही नहीं था, तो उन्होंने सोचा उधर ही रोशनी है तो उनको बुला लो। अब मैं आ गया। जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 5 मेंबर, और वो एक का तो डेथ हो गई, हैदराबाद से थे, और एक कश्मीर से थे, 2 एक बंगाल से थे, एक नागपुर से थे, और भी थे, और PMO ऑफिस का पूरा दफ्तर। और ये मनमोहन सिंह के फर्स्ट पीरियड के ज़माने की बात है। अब साहब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो भी कहेंगे वो आप रिकॉर्ड होगा सब, और PMO ऑफिस में ये उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। आप सोच समझ के जो भी आपके इश्यूज़ हैं उस पर बात करिए। मैंने जितनी भी बातें की उसमें से आप ये हैरान होंगे कि 7 पॉइंट्स जो है एज सच ही उसमें जो है दर्ज हैं। और जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस थी हमारी जो हैं पूरे भारत को नज़र रख के और वहाँ की रख के वो सारी बातें की। लेकिन ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुल मिला के घूम फिर के बात वहीं आती है, तालीम और उसका ट्रू इम्प्लीकेशन ऑफ द एजुकेशन पॉलिसीज़, जो अभी वीरेंद्र जी बताया। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। आप टाइम से जा रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उसको पूरा कर रहे हैं, और तो फिर आप एक अच्छे सफ़ीर की तरह से काम करेंगे। तो अब मेरी वजह से या आपकी वजह से आपकी कौम को तारीफ़ें होंगी। ये नहीं होगा कि ऐसा होता है, बल्कि ऐसा होगा देखो मुसलमान ऐसे होते हैं, और इस तरह से हमारा इश्यूज़ बनने चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसके बाद ख़त्म करूँगा जल्दी से। तो फिर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का डेलीगेशन गया। उस फाइनेंस कमीशन में खुसरो साहब जो है उसके चेयरमैन थे। ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली IAS ऑफिसर, नॉट IAS ऑफिसर मीन्स नॉन IAS ऑफिसर, जो IAS की लॉबी को खलकता, दिमाग में उनके खड़कता था, पसंद नहीं करते थे। तो जब वो वहाँ हिमाचल गए तो उनके प्रोटोकॉल में हमारा ही एक रजिस्ट्रार जो बाद में डीम है वो गया। तो उन्होंने जहाँ भी किया, मीटिंग की, जो भी हुआ,
तो बस मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बताया कि हम मनाली गए और 3 लाख रुपया हमको गवर्नमेंट ने दिया उनकी रख रखाव के लिए, उनकी खर्चों के लिए, जो भी आप समझ लो उन पर खर्च करने के लिए। मैं खुसरो साहब की बात कर रहा हूँ। तो जब वो वहाँ मनाली गए, कुल्लू मनाली गए, शिमला के जगह जगह हिस्सों में गए, तो भाई उन्होंने उनको कुछ गिफ्ट देना चाहा। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है जो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हमें, उनकी बीवी भी साथ थी, बच्चे भी, ये ख़रीदना, वो ख़रीदना, ये ख़रीदना। खुसरो साहब ने कहा नथिंग डूइंग, आई विल पे माई सेल्फ। ठीक है, उन्होंने उनका कोई पैसा नहीं खर्च करने दिया और कहा कि मैं मेहमान हूँ, ये ठीक है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, स्टेट गेस्ट हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरा पर्सनल है, मैं आई विल पे माई सेल्फ। अब उसकी वजह से एक साहब जो है इतने उनसे इम्प्रेस हो गए कि उनको पेट में दर्द हो गया कि मैं जल्दी सोलन वापस जाऊं। तो ये मैं लुकमान साहब को शेयर करूंगा। क्यों? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और वो अलीगढ़ के वाइस चांसलर रहे हुए हैं, और वो ये बताना चाह रहे अपने लोगों में कि ये हैं लुकमान साहब जिनका वीसी भी वो थे। ठीक है, और उसके बाद आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ कि मुझसे कहते हैं फ़ोन करके कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं तो यूनिवर्सिटी में मिल लूँगा। कहले नहीं, ऐसा है कि मेरे घर से किन्नौर, चाइना बॉर्डर पे हैं बिल्कुल, मेरे घर से कुछ राजमा आए हैं, कुछ चिलगोज़े हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। मैं सोचा कि बच्चे हैं आपके और मेरा मन है बस मैं आना, ये मैं लेके आ रहा हूँ। मैंने बहुत मना किया, लेकिन खैर वो आए और एक मेरे लिए बहुत बेहतरीन टोपी, वहाँ की जो बहुत ही है ना राजों वाली कैप होती, वो लाए और उन्होंने ये वाक़या बताया मुझे। वही उस वाक़े को बताने के लिए मेरे पास आए और वो मेरा दिल तो ज़ाहिर है खुश होना ही था। तो ये बात उन्होंने वहाँ के डीन को, वहाँ के वाइस चांसलर को, वहाँ के कई जगह एक मीटिंग में बताया मेरे सामने कि ये अलीगढ़ के वाइस चांसलर की खूबी थी। अब आज का वीसी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो वहाँ तक ही रहा अलीगढ़ में। और उसके बाद आप समझ लीजिए कि हमें तो अल्टीमेटली एक तो बेहतरीन इंसान, ऑनेस्टी विद इंटीग्रिटी, और दूसरी बात यह कि हमें अपने आप को एक सफ़ीर की तरह अपने समाज में रखना है। ये माहौल तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस्लामिक उस पे जाएंगे, बैकग्राउंड पे, हिस्ट्री पे जाएंगे, तो हमारे जो नबियों ने और सहाबियों ने जो परेशानियाँ उठाई, ये तो कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ये वक्त दूर नहीं है। ये जो है कभी की रात बड़ी, कभी का दिन बड़ा, ये तो सवेरा होना ही है इंशाअल्लाह। ठीक है, और ये जो होना ही है, ये तो साइकिल है, इस साइकिल से निकलना है। लेकिन जद्दोजहद हम बराबर करेंगे, कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और कुल मिला के हमें जो है, चूँकि बार बार बातें सारी कवर हो चुकी, यूँ तो बहुत लंबी बातें हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने ख़ास तौर से हमें मौका दिया, और अच्छी बात यह कि हमारे दोस्तों से मिलवा दिया। और मैं तो बहुत सालों के बाद आया हूँ अलीगढ़, और जो एक बार मैं गुज़र रहा था और 7-8 साल के बाद, तो मैं स्टेशन से निकला तो वो वहाँ चाय के लिए ख़ास तौर से रुका और अपने जो हिंदू दोस्त थे उनको बताया कि ये जो हमारा वो है चाय वाला, उसका नाम था फौजी का मंगल सिंह, और वो ट्रेन भी रुकती है यहाँ, उसको वो चाय देता है, और देखो मैं तुम्हें वहाँ चाय पिला रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा ऐसी कौन सी बात है, लेकिन ये नहीं पता था कि चाय वाले आज प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन वो बेचारा तो वैसे ही था। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।